हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पीछे आप एक पेंटिंग देख रहे होंगे जहां पे जीसस क्राइस्ट बैठे हुए हैं और इनके आसपास के लोग एक रणनीति बना रहे हैं, एक तरीके से इनको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जीसस क्राइस्ट बहुत ही सुकून से बैठे हैं, बहुत ही प्यार में मग्न हैं और ये जानबूझ के ये संकेत नहीं देते हैं कि मुझे पता है कि आप लोग मुझे मारने वाले हैं, ताकि इन लोगों को हर्ट ना हो, तकलीफ ना हो। यह पेंटिंग दिखाती है कि कैसे जीसस क्राइस्ट जानते हुए भी अपने मौत को स्वीकार करते हैं ताकि इनको तकलीफ ना हो सके, क्योंकि गॉड हमेशा यही करता है कि उसको आप कितना भी तकलीफ दे उसके बावजूद भी वो आपसे अनकंडीशनली प्यार करता है। और यह पेंटिंग यही दिखाती है, जिसका नाम है द लास्ट सपर। और दोस्तों, एक पेंटिंग है जिसका नाम है द मोनालिसा, जिसे दुनिया की सबसे महानतम पेंटिंग में से एक कहा जाता है। और ये पेंटिंग आज भी बहुत ज़्यादा रहस्य से भरी हुई है। लोगों का ये भी मानना है कि यह पेंटिंग इतनी रहस्यमयी है कि आज भी इसके रहस्य नहीं सुलझाए जा सके हैं। यहाँ तक कि 3D मॉडलिंग, एक्स-रेज, कंप्यूटर मॉडलिंग, क्वांटम कंप्यूटरिंग मॉडलिंग, बहुत सारे तरीक़ों से इस पर काम किया गया, बट रहस्य नहीं सुलझाया जा सका। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि ये जो पेंटिंग है यह किससे बना है, इंसान मतलब पुरुष और स्त्री के मेल से ये बनाया गया है, ठीक है। लेकिन यह रहस्य बना हुआ है और इसके जो रचयिता हैं उनका नाम है द लियोनार्डो दा विंसी। जी हाँ दोस्तों, एक महान जीनियस, जिनके जैसा जीनियस आज तक पैदा नहीं हुआ। अगर इनको हम जीनियस की श्रेणी में रखें तो जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन हुए, न्यूटन हुए, उसी में लियोनार्डो दा विंसी आते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लियोनार्डो दा विंसी हैं, इन्होंने जैसे जहाज़ हुआ, इसके बारे में बहुत पहले कल्पना कर दी थी, इसकी डिज़ाइन बना दिया था उन्होंने, ठीक है। हेलीकॉप्टर की डिज़ाइन बना दिए थे। यहाँ तक कि इतने ज़्यादा ये इमेजिनरी थे कि इंसानों की जब पेंटिंग भी ये करते थे, ठीक है, तो पहले उसके हाव भाव को समझते थे, उसके बाद ही पेंटिंग करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि हम सिर्फ किसी को बनाना ही बेहतर नहीं है, बल्कि अगर उसको हम समझ के बनाएं, उसको फील करके बनाएं, तो हम एक तरीके से उसकी आत्मा को उसके अंदर उतार सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, इनकी किताब है, ठीक, इनके ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है हाउ टू थिंक लाइक ए लियोनार्डो दा विंसी, जिसको लिखा है माइकल जे गेल। ये किताब बताएगी कि कैसे लियोनार्डो दा विंसी सोचते थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी और किस तरीके से उन्होंने अपने आप को तैयार किया और किस तरीके से वो अपने अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करते थे और थॉट्स को लाते थे, और कैसे वो अलग अलग फील्ड में जाके वो काम कर पाए। क्योंकि ज़्यादातर जो जीनियस होते हैं, आपने देखा होगा कि वो एक फील्ड में काम कर पाते हैं, पर जो लियोनार्डो दा विंसी थे वो एक ऐसे इंसान थे जो कई फील्ड में जाके काम किया, और सिर्फ कई फील्ड में काम ही नहीं किया, कई फील्ड में बहुत ही डीपली काम किया, बहुत ही गहराई तक जाके काम किया। क्योंकि आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कई फील्ड में काम करते होंगे, लेकिन क्या वो कई फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं? ज़रा समझिए कि जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, वो सिंगिंग में भी बेस्ट हों, वो पेंटिंग में भी बेस्ट हों, और उसके बाद वो क्रिकेट में भी बेस्ट हों, और वो एक्टिंग में भी बेस्ट हों। तो लियोनार्डो दा विंसी जो थे वो ऐसे इंसान थे, इसीलिए इन्हें इतिहास का सबसे जीनियस इंसान कहा जाता है। तो आज हम ये समझेंगे कि कैसे ये इंसान सोचता था। उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारा एक वेंचर है सेल योर बुक के नाम से। इसमें क्या है कि जो आपके घर के अंदर किताबें रखी होती हैं, 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार की किताबें जो आप कबाड़ में बेच देते हैं 100-200 में, इसको आप इस प्लेटफॉर्म पे लाके डाल सकते हैं और इससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और दूसरी बात कि जो पूरी ज़िंदगी में आप 8 से 9 लाख रुपया लगाते हैं किताबों के पीछे, वो सारा का सारा पैसा आप बचा सकते हैं। मतलब 8 से 9 लाख रुपए की आप सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हर कोई एक दूसरे से किताब एक्सचेंज कर सकता है। यहाँ तक कि जैसे नोट्स हुआ उसको भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने आसपास के जो स्टूडेंट उनसे बातें भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं। तो ये सारा यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि जो इस किताब में जो राइटर ने बताया है कि इनके 6 प्रिंसिपल बताए हैं, और उन्हीं 6 प्रिंसिपल पे चल के लियोनार्डो दा विंसी। तो अब हम बात करेंगे जो लियोनार्डो दा विंसी हैं, उनके 6 नियम आखिर कौन से हैं जिसकी वजह से लियोनार्डो दा विंसी जीनियस बन पाए। राइटर जो हैं उसी 6 नियम के बारे में बताएंगे, और ये जान के आपको हैरानी होगी कि छोटी छोटी चीज़ों से आप भी जीनियस बन सकते हैं और लियोनार्डो दा विंसी की तरह आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला नियम आता है उसका नाम क्या है? स्पुमाटो, ठीक है। यह जो नियम है ये किसके बारे में बताता है? यह बताता है कि कैसे आप क्या करें कि पहले ही बहुत ज़्यादा जजिंग ना हो जाए। हमारी ज़िंदगी में क्या होता है? हमारी ज़िंदगी में दोस्तों ये होता है कि जब भी हमारे पास कोई इंसान आता है या कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी चीज़ आता है, हम तुरंत जज कर लेते हैं वो सही है या गलत है। लेकिन लियोनार्डो दा विंसी बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा होना चाहिए जिसमें आप जज ना कर सके, आप चीज़ों को ठहर के देख पाएँ, आसानी से देख पाएँ, दूर जा के देख पाएँ, तब जाके आप चीज़ों का सही निष्कर्ष निकाल पाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि इनकी जो पेंटिंग थी, ठीक है,
इन्होंने ऐसा ही बनाया था कि ताकि लोग उसको जज ही ना कर पाएँ। जो मोनालिसा पेंटिंग थी उसको बनाया ही ऐसा ताकि लोग इसके बारे में सोचें, उसके बारे में क्या जिज्ञासा पैदा करें और बहुत ज़्यादा क्या निकालें, निष्कर्ष निकालें और कई एंगल से सोच पाएँ। कहीं ना कहीं ये पेंटिंग है इंसान को मजबूर करती है कि वह कई एंगल से सोचे, कई तरीके से सोचे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जब इस कंप्यूटर की क्या किया गया, मतलब कंप्यूटर मॉडलिंग भी की गई, तो भी जाके ये नहीं पता लगा पाए कि आखिर ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जो विंसी है ये सीधा सीधा यही इंसानों को समझाते हैं कि आप जजिंग ना बने। जो अपॉर्चुनिटी आती है, जो लाइफ आपको चीज़ें देती है, उसके लिए क्या करें, आप रुके, ठहराव, मतलब अपने अंदर ठहराव पैदा करें और उसको बहुत ही अवेयरनेस से देख पाएँ, तब जाके आप उसका रियल मीन समझ पाएंगे। और दूसरा चीज़ यहाँ पे है दोस्तों, क्यूरियोसिटी करके है, ठीक है। इसमें विंसी बताते हैं कि मतलब किसके बारे में बताते हैं, जिज्ञासा के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको हम देख के सीख सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं। वो अच्छी बात है, लेकिन विंसी ये भी बताते हैं कि जितना आप नेचर से सीख सकते हैं, जितना आप लाइफ से सीख सकते हैं, उतना आप किसी चीज़ से नहीं सीख सकते। क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आज है, लेकिन आज से कुछ साल पहले जब बड़े बड़े जीनियस पैदा हुए, उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सीखते थे। तो वो कैसे सीखते थे? वो सीखते थे नेचर से, मतलब जानवरों को देख के, तालाबों को देख के, पहाड़ों को देख के, आसमान को देख के, ठीक है, अपने आसपास की चीज़ों को देख के, ज़िंदगी को देख के, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी लाइफ में, उन सिचुएशन में ढल के ये चीज़ें सीखा करते थे। तो इनका ये कहना था कि जो आप लाइफ से सीख पाएंगे वो आप कहीं नहीं सीख पाएंगे। और रियल चीज़ यही है, जितने भी नई इन्वेंशन होते हैं, जितनी भी नई क्रिएटिविटी आती है, वो हमेशा एक अंदर से निकल के आती है, वो हमेशा इंट्यूशन से निकल के आती है। आप कभी भी इंफॉर्मेशन से आप चीज़ें क्रिएट नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि टेस्ला आप देखेंगे, एडिसन देखेंगे, जितने भी जीनियस पैदा हुए हैं वो सभी अपने अंदर जाके, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाके चीज़ों को निकाल पाते थे, वरना वो ऐसी चीज़ें बना ही नहीं पाते। क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक प्रोफेसर के पास भी है, इन्फॉर्मेशन तो बहुत से लोगों के पास है, लेकिन क्या वो चीज़ें क्रिएट कर पाते हैं? नहीं। एक जीनियस जो होता है वो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ वो अपने अंदर जाता है, ठीक है, अपने अंदर की आवाज़ सुनता है और वहाँ से क्या करता है, वो चीज़ों को निकाल पाता है। दूसरा, विंसी ये बताते हैं कि जब भी आप काम करें, जो आपका काम है, जब भी आप काम करें तो हर काम 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद छोटा सा ब्रेक ले, एक हल्की सी नींद ले, एक हल्का सा वॉक करें। इससे क्या होता है कि माइंड बार बार फ्रेश होता है और बार बार नए आइडियाज़ को लाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये बताते हैं पेंटिंग डिस्टेंस का, मतलब इसका मतलब है कि जब भी आप पेंटिंग को देखें तो आप दूर से देखें। मतलब सिर्फ पेंटिंग की बात नहीं है, जब भी आप किसी सिचुएशन को देखें तो सिर्फ अपने नज़रिए से न देखें, उसे दूर से होकर देखें, उसको हर तरीके से समझने की कोशिश करें और उसके बाद ही किसी चीज़ पे जाएं। इससे क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंट्यूशन निकल के आता है, ठीक है। दूसरी चीज़, जब विंसी क्या करते थे, जब कोई भी चीज़ जानना चाहते थे वो क्या करते थे, जैसे फूल को देखते थे, इंसान को चेहरे को देखते थे, वो हर बार चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे। जैसे इंसान सोचते वक्त कैसे बोलता है, अगर वो गुस्सा है तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। वो फूलों पे रिसर्च करते थे, उन पे काम करते थे। तो इससे क्या था, वो अपने आसपास से बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर पा रहे थे। अगर यही चीज़ हमारे अंदर हो, ठीक है, कि हम किसी इंसान से बात करें, उससे सीखें, कि कोई काम कर रहा है उसको देख के सीख ले, जरूरी नहीं कि उसको किताब ही जाके पढ़े, कोई गलती करे उस गलती से हम देख के सीख लें, ठीक है। तो ये चीज़ वो बताते हैं कि आप कैसे अपने आसपास की चीज़ों को आराम से अवेयर होकर देख के सीख सकते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, लाइफ इज़ ए टीचर, ठीक है। जैसा कि जो ज़िंदगी है वो आपको सिखाती है। कभी कभी कुछ लोगों ने, आपने सुना भी होगा, लोग ये कहते हैं कि जब ज़िंदगी सिखाती है तो वो बहुत अच्छे समझ में आता है, क्योंकि लाइफ हमेशा आपके लिए गाइडर की तरह काम करती है, वो हमेशा आपको रास्ता दिखाती है। अगर आप उसको एहसास कर पाएँ, ठीक है, और अपना 100% दे पाएँ, तो लाइफ हमेशा आपके लिए क्या करेगी, नई नई चीज़ें निकाल के लाएगी और हमेशा आपको बेहतर बनाती जाएगी। लेकिन दिक्कत यही होती है कि लोग क्या करते हैं, अपनी ही प्रॉब्लम से भागते हैं, जबकि लाइफ उन्हें मजबूत करने के लिए मतलब आती है, वो प्रॉब्लम्स मजबूत करने के लिए लाती है। यहाँ पे आप देखेंगे, फिर ये तो फिर सीसी में आ गया दोस्तों, ठीक है। फिर तीसरा जो तीसरा इनका मतलब जो चैप्टर है, इसमें क्या है, और जो तीसरा चैप्टर है दोस्तों वो किस बारे में है, डिमॉन्स ट्रेजियन के बारे में है। मतलब कि इसमें सबसे पहले हम पीछे थोड़ा सा चलते हैं। मैं आपको बता दूं, जो लियोनार्डो विंसी थे, ठीक है, तो जब इनका जन्म हुआ तो ये जिनकी माँ थी वो मतलब विवाहिक नहीं थी, मतलब एक तरीके से नाजायज़ औलाद थे दा विंसी। और होता क्या है कि जो इनके पिताजी थे बहुत ही बड़े वकील थे, काफ़ी उभरते हुए वकील थे, लेकिन इनको वो सम्मान नहीं मिल पाया, क्योंकि उस टाइम पे जो नाजायज़ औलाद होती थी वह क्या करती थी, बड़े प्रोफेशन को नहीं हासिल कर सकती थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन्हें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ा। तो होता क्या है दोस्तों कि वो प्रोफेशन तो नहीं चुन पाते हैं, फिर एक इसके पास आ जाते हैं, एंड्रा दा विरोसियो के पास। ये उस टाइम पे बहुत बड़े पेंटर होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े आर्किटेक्ट होते हैं, और इन्हीं के पास ही आते हैं।
और वहीं से क्या होती है, इनकी लाइफ की जो जर्नी होती है शुरू होती है। और वहीं पे ये क्या करते हैं, जो कलर होता है, पेंटिंग मतलब कलर को कैसे मिक्स किया जाता है, कलर पे कैसे काम किया जाता है, कि कलर को कैसे बहुत ही मैग्नीफाई किया जाता है, उसके बारे में सीखते हैं। और पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सीखते हैं। फिर वहाँ पे ब्रॉन्ज कास्टिंग भी सीखते हैं, ब्रॉन्ज के बारे में काफ़ी काम करते हैं ये, ठीक है। यहाँ तक कि मैं आपको ये बता दूँ कि इन्होंने कलर की मिक्सिंग ऐसे सीखी थी कि जब इनकी पेंटिंग पे एक्सरे पास किया जाता है तो वह पेंटिंग इतनी पतली होती है, इतनी पतली होती है कि एक्सरे उससे पार हो जाता है। तो इस लेवल पर उन्होंने पेंटिंग की थी, कलर की मिक्सिंग की थी, ठीक है। यहाँ तक कि वो इतने ज़्यादा जिज्ञासु थे कि 42 की एज में भी उन्होंने क्या किया, नई नई चीज़ें सीखी, नए भाषा सीखे, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर वो सारी चीज़ें सीखने की जो लर्निंग की पावर थी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा थी। और जब ये वहाँ पे सीख लेते हैं तो आपको जान के हैरानी होगी कि ये क्या करते हैं कि एक ग्रुप होता है, ठीक है, डॉक्टर का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में जाते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, मिल जाते हैं। उस ग्रुप का नाम क्या होता है, ग्रुप ऑफ द सेंट ल्यूक करके होता है। और उस ग्रुप में मिलने के बाद ये क्या करते हैं कि लगभग 30 से ज़्यादा जो इंसान की बॉडी होती है, जो मरे हुए इंसान की बॉडी होती है, उस पर ये काम करते हैं, शोध करते हैं। और उनकी बॉडी को बार बार के फाड़ फाड़ के देखते थे, मतलब पूरी तरह से रिसर्च करते थे कि वो अंग कैसे काम करते हैं। यहाँ तक कि जानवरों के भी शरीर पे इन्होंने काम किया और बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे जानवरों पे पेंटिंग बनाई, यहाँ तक कि जो एक बच्चा माँ के गर्भाशय में होता है उसके बारे में भी पेंटिंग बनाई। तो मतलब ये था कि आप सीखते रहिए, लगातार आपके अंदर क्या हो, एक तरीके से सीखने की क्षमता हो, लगातार उस पर काम करने की क्षमता हो। यहाँ पे अब बात आती है सेंसोजियन करके। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ये नाम ऐसा है कि बोलने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। इसमें बताते हैं ये अवेयरनेस के बारे में। देखिए अवेयरनेस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। जब आप अवेयर होते हैं ना तो आपका जो माइंड है वो डीपर लेवल से कनेक्ट हो पाता है। जैसे कि जब जितना ज़्यादा आप अवेयर होंगे, यहाँ तक कि ये भी बोला जाता है कि जो सबसे बड़े पेंटर थे पिकासो, जब वो पेंटिंग करने बैठते थे तो वो 2-2 दिन तक क्या करते थे, पेंटिंग में घुसे रहते थे, मतलब हिलते नहीं थे, खाते नहीं थे। यहाँ तक कि एडिसन भी जब अपना काम करते थे तो खाना पीना से भूल जाते थे, क्योंकि वह इस लेवल पे जाके घुस पाते थे जहाँ पे वो नई नई चीज़ें क्रिएट कर पाते थे। तो वहीं पे बात करते हैं कि अवेयरनेस के बारे में, कि आप इतने अवेयर रहें अपनी चीज़ों को लेके। इससे क्या होता है कि आपकी जो मेंटल मतलब जो मेंटल पावर है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। ये कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे खाने के बारे में देते हैं कि जब आप खाना खाएं तो उसको बहुत ही स्वाद लेके खाएं, बहुत ही अच्छे तरीके से खाएं, उसका मज़ा लेके खाएं, उसको सूंघ के खाएं, ठीक है, और उसे धीरे धीरे खाएं, आराम से खाएं, और तब खाएं जब आपको भूख लगी हो। दूसरा, आप जब चीज़ें को देखें तो उनको बहुत ध्यान से देखें, पेड़ों को देखें तो उनके पत्तों को देखें, ठीक है, उस पर जो चिड़िया आके बैठ रही उनको देखें, अपने आसपास के हर एक चीज़ों को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही खूबसूरती से करें। इससे क्या होगा, इससे आप जो काम करेंगे उसमें क्वालिटी आएगी। दिक्कत यह है दोस्तों कि आज हम बहुत सारा काम करते हैं लेकिन क्वालिटी वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। क्वालिटी वर्क से क्या होता है कि आप एक चीज़ बनाएंगे पर वो दुनिया में सबसे बेस्ट होगी, इसके बारे में ये बात करते हैं। दूसरी चीज़, जब हम नहाएं तो उस चीज़ को हम सेंस करें। जब कोई इंसान बोले तो उसकी आवाज़ को हम बहुत ही क्या करें, अवेयरनेस से सुने, ठीक है। जब हम चले तो अपने वॉकिंग को गिने, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहें। मतलब हर वक्त हम अगर इस स्टेट में रहेंगे, अवेयरनेस की स्टेट में रहेंगे, तो क्या होगा, हम बहुत ज़्यादा हैप्पी रह पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम नई नई चीज़ें खोज पाएंगे, नई नई चीज़ें क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि जब आप अवेयर रहते हैं तो आपका माइंड आराम से, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उससे जुड़ पाता है। वहीं पे जो 6वां नियम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो किसके बारे में है, कार्पो रलीटा के बारे में है। ये किस चीज़ के बारे में बात करता है, ये बात करता है हेल्थ के बारे में, ठीक है दोस्तों। ये बात करते हैं कि कैसे आप अपने हेल्थ को बेहतर रख के आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी लोग आप सक्सेसफुल देखते हैं दुनिया में, वो हर कोई आप देखेंगे वो जरूर एक्सरसाइज करते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं। लेकिन उस टाइम पे लियोनार्डो दा विंची क्या करते थे, वो स्विमिंग करते थे, हॉर्स राइडिंग करते थे, तलवारबाजी करते थे, ताकि वो क्या हो, फिट हो सके। और फिट होने की वजह से क्या होता था, उनका दिमाग काम कर पाता था। टाइगर वुड आप देखे होंगे जो गोल्फ खेलते हैं, ठीक है, उसमें तो बहुत एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं ताकि क्या हो, उनका माइंड अलर्ट हो सके, बहुत ज़्यादा अवेयर हो सके, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी फिट रहेगी तो आपका माइंड फिट रहेगा। और यही ये चीज़ बताते हैं कि जब भी आपको बड़ा काम करना है तो क्या होगा, आपको अपनी बॉडी फिट करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो आप देखेंगे आपको गुस्सा भी नहीं आता है, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपकी जो एनर्जी होती है वो किस में ट्रांसफॉर्म होती है, सेक्सुअल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है और एंगर में ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये फोकस करते हैं कि खाना आप कम खाएं, मतलब बैलेंस में हो, ठीक है। इससे क्या होता है, जब आप कम खाना खाते हैं तो आपको कम सोना पड़ता है, आपको कम नींद आती है और ज़्यादातर टाइम आप काम कर सकते हैं। इंदिरा गांधी की भी बात करें तो जब वो प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने वो 2 टाइम खाना खाती थी, लेकिन काम की वजह से उन्होंने खाना 1 टाइम कर दिया था ताकि वो बहुत ज़्यादा अलर्ट लेवल पर रह सके। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इतना सारा काम करने के बाद मैं आपको बता दूँ कि फ्रांस के एक राजा होते हैं, इनके पास हो जाते हैं, ठीक है।
और जो इनके अंदर क्या था, क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा क्षमता थी, मतलब नई नई मशीनें बनाना, ठीक है, नए नए तरीके से नए नए चीज़ें करना, जैसे युद्ध हो रहा है तो नए नए हथियार बनाना, ये सारी क्षमता इनके अंदर थी। तो जब फ्रांस के राजा से ये मिलते हैं, ठीक है, तो वो इनको देख के काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, काफ़ी प्रभावित होते हैं और इनको अपने लिए काम पे रख लेते हैं। लेकिन होता क्या है, फिर जो राजा होते हैं और जो लियोनार्डो विंसी होते हैं, इनमें काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है और ये हमेशा फिलॉसफी की बातें करने लगते हैं, फिलॉसफी स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, जिज्ञासा की बातें करते हैं। इसीलिए जो राजा होते हैं इनको क्या करते हैं, बहुत बढ़िया एक बंगला दे देते हैं, बहुत बढ़िया जगह दे देते हैं जहाँ पे जाके रह सकें। और 67 की एज में क्या होती है, इनकी मौत हो जाती है। और जब इनकी मौत होती है तो ये जो राजा होते हैं उनकी बाहों में ये इनका दम घुटता है। कुछ लोग ये भी इनके ऊपर सवाल उठाते हैं कि कहीं जो लियोनार्डो विंसी थे वो होमोसेक्सुअल तो नहीं थे, क्योंकि उन्होंने शादी भी नहीं की थी। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी था कि लियोनार्डो दा विंसी क्या थे, एक जीनियस थे। वो एक ऐसे जीनियस थे जिन्होंने आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि हम कहें कि मतलब आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि उन्होंने इमेजिनेशन को भी जोड़ा, ठीक है, और इन सब को जोड़ के क्या किया, इन्होंने काम किया। क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों, जितने भी जीनियस होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। उनका मतलब एक पार्ट ब्रेन बहुत बढ़िया काम करता है, एक पार्ट ब्रेन बहुत अच्छा काम नहीं करता है। या तो राइट बहुत अच्छा काम करेगा तो लेफ्ट अच्छा नहीं करता है, और जो आर्टिस्ट होते हैं उनका राइट अच्छा करता है तो लेफ्ट नहीं करता है। लेकिन जो विंसी थे, इनमें खास बात क्या थी, इनका लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन था, जिसकी वजह से ये आर्ट, साइंस, ठीक है, टेक को, हर चीज़ को मिला के चीज़ों को बनाते थे। यहाँ तक कि ये इस चीज़ में फोकस करते थे कि जब भी आप पेंटिंग करें तो उसमें मैथमेटिक्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किया जा सके, ताकि चीज़ें बहुत ही परफेक्ट तरीके से निकल के आए। तो ऐसे थे लियोनार्डो दा विंसी, जिन्हें आप एक कह सकते हैं वो क्रिएटर थे, वो एक साइंटिस्ट भी थे, वो एक पेंटर भी थे और वो एक आर्टिस्ट भी थे। दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।